नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की मौत के आंकड़ों पर सियासत लगातार गरमा रही है। एक तरफ शिक्षक संघ के द्वारा शिक्षकों की चुनाव में लगी ड्यूटी के दौरान कोरोना से 1621 मौतों का दावा है, तो फिर मृतकों के आश्रितों के लिए मुआवजे की मांग भी है। इन सब के बीच में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर इसको लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के प्रति तिरस्कारपूर्ण रवैये से शिक्षा जगत आक्रोशित है। सपा प्रमुख ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सरकार 1621 शिक्षकों को मुआवजा न देकर उनका अपमान कर रही है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने एक सूची जारी करते हुए कहा था कि पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान 3 शिक्षकों की मौत हुई है। अब राज्य शिक्षक संघ ने सूची जारी करते हुए 1621 शिक्षकों की मौत की बात को कहा। इसके बाद बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि लाशों पर राजनीति ना हो। विपक्ष को इस आपदा के वक्त में देश के साथ खड़ा होना चाहिए, न कि देश का मनोबल गिराने का काम करना चाहिए। अब सतीश द्विवेदी ने शिक्षकों की मौत पर उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए यह कहा कि प्रदेश में सिर्फ 3 शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु हुई है। हमारी उन सब के परिवारों के प्रति संवेदनाएं हैं और विभाग की तरफ से उनके आश्रितों को नौकरी देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सभी शिक्षक हमारे परिवार के सदस्य हैं। जिनकी मौत हुई है उससे हमें दुख भी है। उन्होंने कहा है कि इस कोरोना काल में विपक्ष ने सिर्फ ट्वीट करके सरकार की व्यवस्थाओं की आलोचना करने का काम किया है। तो इन सब के बीच में आज की बड़ी बहस में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि शिक्षकों की मौत पर आखिर ये सियासत क्यों हो रही है और कौन ये सियासत कर रहा है। आखिर ये जो आंकड़े हैं, आंकड़े कौन सही बता रहा है और कौन गलत, और सियासी पारा आखिर इन आंकड़ों पर क्यों चढ़ा हुआ है। आज बड़ी बहस में इसी पर होगी चर्चा। तो बड़ी बहस की आज हम शुरुआत करने से पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी का और बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का। कमाल है, उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि पंचायती चुनाव के दौरान मात्र 3 शिक्षकों की मौतें हुई। उधर शिक्षक संघ कह रहा है कि 1000 से ज्यादा शिक्षकों की मौतें हुई। तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से कहूंगा, सरकार आप शिक्षक संघ के अध्यक्ष को बुला लीजिए, दोनों लोग ज्वाइंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, अपने अपने दस्तावेज सामने रख दीजिए, पता चल जाएगा सच क्या है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आज बेसिक शिक्षा मंत्री जी उत्तर प्रदेश का बयान पढ़कर कि सिर्फ 3 शिक्षक अपने चुनाव ड्यूटी में मारे गए हैं। लगता है उत्तर प्रदेश सरकार कंपटीशन कर रही है हिटलर के गोबल्स से, जो उसका प्रधान सेनापति था और झूठ बोलने का माहिर था। कहता था एक झूठ बार बार बोलो, सच लगने लगता, वरना मेरे साथ चले, मैं दिखाऊंगा उनको, सैकड़ों परिवारों को मिलाऊंगा उनको जहां कोरोना से मौत हुई है। क्या मतलब चुनाव ड्यूटी का? अरे पहले गए प्रशिक्षण में, फिर गए वो ड्यूटी करने मतदान कराने और मतगणना में। अगर प्रशिक्षण में गए और वहां कोरोना से इन्फेक्शन हो गया तो ये दुर्घटना तो है नहीं कि उसी वक्त घटित हो जाए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद उसका असर आया। यही हालत चुनाव की ड्यूटी पर है। कुछ शिक्षक संगठनों के द्वारा और उसके आधार पर विपक्ष के कुछ नेताओं के द्वारा जो लगातार एक गलत सूचना दी जा रही है कि पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान बेसिक शिक्षा परिषद के 1600 कुछ शिक्षकों की मृत्यु हुई है। यह आंकड़ा पूरी तरह से गलत है, निराधार है। पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर मात्र 3 शिक्षकों की मृत्यु हुई है। हमारी उन शिक्षकों के प्रति संवेदना है और उनके आश्रितों को सरकार नौकरी भी देगी और 30 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करेगी। तो सुन रहे हैं आप किस तरीके से ये जो शिक्षक हैं जिनकी चुनाव ड्यूटी लगी, उनकी मौत पर सियासत लगातार गरमा रही है। पक्ष विपक्ष की बातों को आप सुन रहे हैं। एक तरफ तो आंकड़ा 1621 के आसपास है, तो दूसरी तरफ जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ 3 मौतें हुई हैं। और निश्चित तौर पर इस पर जो सियासी पारा है वो गरमाना था और उसी तरह की स्थितियां अब शिक्षकों की मौत को लेकर के भी बनती हुई प्रदेश में नजर आ रही हैं। तो आइए अब आपको ये भी सुनवाते हैं शिक्षकों की मौत पर क्या कुछ कहना है शिक्षक संघ के नेता और कर्मचारी संघ के नेताओं का। शुरुआत में तो विरोध नहीं किया, लेकिन बाद में जब जैसे जैसे लगा कि कोरोना बढ़ रहा है, हम लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। और जिस दिन मतगणना थी उसके लिए उस दिन हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, परंतु सरकार ने और चुनाव आयोग ने वहां पर अपने वकीलों के द्वारा ये कह दिया कि हम सारी व्यवस्थाएं करेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी।
शाम को हम लोगों की 1 तारीख को ही मुख्य सचिव स्तर पर बैठक हुई और बैठक में कुछ चीज़ें तय हुई कि भाई ऐसे ऐसे हम चुनाव कराएंगे, कर्फ्यू लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। उसी दिन ये बात हुई कि 15 लाख की जगह हम 30 लाख देंगे। हम लोग सहमत नहीं है क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने 1 करोड़ की बात कही। हम उस पर सहमत हैं कि किसी तरह से आर्थिक सहायता हमारे लोगों को मिल जाए, ये एक बड़ी बात होगी। परंतु ये सब होने के बाद भी आपने देखा कि आज की तारीख में कल जो सूचना जारी हुई उसमें 3 शिक्षकों को मृत्यु की सूचना अधिकारियों द्वारा जारी की गई। ये बड़े खेदजनक बात है, हास्यास्पद बात है और मैं समझता हूं अधिकारियों के विरुद्ध, पूरे रैकेट के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को खुश करने के लिए लगे हुए हैं। प्रदेश में संपन्न पंचायत निर्वाचन में मात्र 3 शिक्षकों की मौत का दावा किया है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। कहा गया है कि शिक्षक के मतगणना या मतदान स्थल तक जाने और वहां से वापस आने के बीच में अगर किसी शिक्षक की मौत हुई है तो उसे मुआवजा दिया जाएगा। ये सामान्य नियम है निर्वाचन आयोग का, इसमें सभी को मुआवजा मिलता है। कोरोना संक्रमण की विशेष परिस्थिति है। इस परिस्थिति में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष माननीय हेम सिंह पुंडेर, प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और अन्य से मांग की है कि जो भी मृत हैं उनको मुआवजा दिया जाए। मुआवजे के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने भी 1 करोड़ मुआवजे। तो इटावा में इंडिया न्यूज ने एक ऐसे ही परिवार से बातचीत की है जिनके पिता एक शिक्षक थे और चुनाव ड्यूटी में उनकी कोरोना से मौत हुई है। क्या कुछ उस परिवार का कहना है, आइए आपको ये भी सुनवाते हैं। संतोषपुर घाट हम पहुंचे हैं। ये बसरेहर क्षेत्र का गांव है जहां पर रहने वाले उदयवीर का परिवार चुनाव ड्यूटी में ख़त्म हुए उदयवीर के परिवार से उनके बेटे हमारे साथ हैं। मैं इनसे जानता हूं कि आखिर क्या हुआ था, किस तरह का रहा। क्या नाम है आपका? विवेक, पिताजी का कब साथ था पूरा हमें बताएं। ये 8 तारीख को इस्लामिया में इटावा में जो प्रशिक्षण था, हाँ, प्रशिक्षण में प्रशिक्षण के बाद से जब आए तो अगले दिन फीवर आए और उसके बाद हम लोगों ने जब मेडिकल ट्रीटमेंट उनके लिए सांस की प्रॉब्लम आने लगी, टेस्ट वगैरह कराया तो उसमें CT वगैरह डॉक्टर ने एडवाइज CT कराई। उसके बाद से स्थिति उनकी बिगड़ती चली गई। किसी तरह से प्रशासन की तरफ से, बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कोई आपको कुछ रिलैक्स मिला? घर में कौन कौन लोग हैं? क्या दादा है, छोटा भाई है तो ये उदयवीर के बेटे हैं जिनका कहना है कि पिता की ट्रेनिंग के दौरान ही दिक्कतें होने लगी थी, जिसके बाद उनकी डेथ हुई। कैमरामैन इंडिया न्यूज़ इटावा। तो पक्ष विपक्ष के साथ आपने एक पीड़ित परिवार के इस स्टेटमेंट को भी सुना है। निश्चित तौर पे जो आंकड़े दिए जा रहे हैं उस पर सियासी रार बढ़नी तय थी और वही सियासत आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी शिक्षक की मौत को लेकर के भी हो रही है। आज इसी पर चर्चा करते हैं कि आखिर कौन और किसके आंकड़े सही हैं और आखिर ये जो घमासान सियासी मचा हुआ है इसके मायने क्या हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हरीश श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। अभिषेक वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अभिषेक वाजपेयी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वंशराज दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। वंशराज दुबे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हरिकिशोर तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के। हरिकिशोर तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले हरीश जी, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। एक तरफ शिक्षक संघ की तरफ से यह कहा गया कि 1621 टीचर ऐसे हैं, शिक्षक ऐसे हैं जिनकी मौत कोरोना की वजह से हुई है और वो चुनावी ड्यूटी के दौरान संक्रमित हुए थे। आपके अपने आंकड़े ये हैं कि सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत हुई है। इसको लेकर के आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगातार हो रहे हैं और विपक्ष ये कह रहा है कि अब आप लोग तो हिटलर के सेनापति की तरीके से हो गए हैं कि झूठ को एक बार इतनी बार बोलो कि वो सच लगने लग जाए। मैं चाह रहा हूं कि इसका जवाब दें हरीश जी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ही आदेश किया है, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब को आदेश किया है कि अपर मुख्य सचिव पंचायती राज और राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी, ये तीनों लोग बैठ करके ये जो नियमावली है इसमें संशोधन करें और चुनाव की जो ड्यूटी थी उस चुनाव ड्यूटी में, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, अनुदेशक हों, राज्य कर्मचारी हों या पुलिसकर्मी, जो भी उस दौरान
इस ड्यूटी में थे और उनकी मृत्यु हुई है, उन परिवारों को जो भी अनुमन्य राहत है सरकार द्वारा वो मिले, नौकरियां मिले, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही आदेश कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि जो ये विवाद का कारण जो राज्य निर्वाचन आयोग की नियमावली होगी, मैंने उसको देखा तो नहीं है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग की जो नियमावली होगी उसमें जो समय अवधि दी गई होगी उसके आधार पर शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा होगा। लेकिन ये बात सही है कि जिन लोगों ने भी इस कोरोना काल में जिनकी भी जिंदगियां, कीमती जिंदगियां गई, वो सबके प्रति सरकार की संवेदना है। और जो भी शिक्षक या शिक्षा मित्र, अनुदेशक, राज्य कर्मचारी या पुलिसकर्मी जिनकी भी इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मृत्यु हुई है, उनकी सबकी चिंता सरकार कर रही है और जल्दी ही नहीं। लेकिन हरीश जी देखिए, आंकड़ों में क्योंकि बहुत ज्यादा वास्ट डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं। एक तरफ तो लगभग मतलब आप मान के चलिए कि 1621 के आसपास ये आंकड़ा दिया गया, आपने कहा कि सिर्फ 3 शिक्षकों की मृत्यु हुई है। क्या नहीं लग रहा कि कम से कम कुछ ऐसा विचार होना चाहिए जो कि आपके अपने पैरामीटर्स हैं, आपने बताया कि उसकी नियमावली है, उसके आधार पर ही ये बात बेसिक शिक्षा मंत्री ने कही होगी, लेकिन आंकड़े में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मतलब वो 1000 के ऊपर बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सिर्फ 3 लोगों की मृत्यु हुई है। निश्चित तौर पर आपको नहीं लगता कि यहाँ पर सोचने की आवश्यकता है कि कम से कम जिनकी मौत हुई है कोरोना के कारण इस चुनावी ड्यूटी के दौरान, कम से कम उनको, उनके आश्रितों को सही तौर पर न्याय मिल सके? नहीं, बिल्कुल, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो चीफ सेक्रेटरी साहब को ये आदेश दिया है, वो इसी कारण दिया है कि सारे लोग जो भी इस प्रक्रिया में थे और वो समय अवधि को लेकर के भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि समय अवधि सुनिश्चित होनी चाहिए और ताकि सबको राहत मिल सके, जो आर्थिक उनको राहत मुहैया कराई जानी है, जो नौकरियां दी जानी है, उन सब के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत संवेदनशीलता पूर्वक ये बात कही है। और अब ये जो संख्या को लेकर के जो विषय आ रहा है या बाकी लोगों को लेकर के भी जो विषय आ रहा है, मुझे लगता है कि अब ये सारी समस्याओं का इससे समाधान हो जाएगा और शीघ्र ही जिन परिवारों के लोग जो भी इसमें कर्मचारी या जो लोग भी इस ड्यूटी में जिनकी जिंदगियां गई हैं, उन सब के परिवार को सरकार मैक्सिमम जो राहत अनुमन्य है वो प्रदान करेगी, नौकरियां भी प्रदान करेगी। हरिकिशोर तिवारी जी, जो बात यहां पर बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं हरीश श्रीवास्तव जी के, देखिए मुख्यमंत्री ने आज ही निर्देशित किया अधिकारियों को कि इस पर विचार होना चाहिए और इसको लेकर के लगातार मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि भाई अभी और भी अगर लोग हैं और अगर प्रभावित हैं या जान गई है तो उनका बाकायदा डाटा बने और उनको भी जो आश्रित हैं उनके लिए नौकरी की व्यवस्था और तमाम चीजें संवेदनशीलता के साथ होंगी। लेकिन आप इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं जो बात हरीश श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि सही मायने में इसी तरह से स्थितियां हैं प्रदेश के अंदर? देखिए, जो ये बोल रहे हैं आगे आने दीजिए, हम देखेंगे क्या होता है उसमें। लेकिन दिक्कत ये है कि जो अधिकारी जिन्होंने ये आदेश कराए हैं, आप उसकी लैंग्वेज पढ़िए जरा। 5 तारीख का आदेश है हमारे पास, झांसी का, सिद्धार्थनगर के मंत्री जी रहने वाले हैं, वहां का आदेश है का, और वहां पर उन्होंने दिखाया है बीएसए ने 10 हुई, यहाँ से दिखाया 10 मृत्यु हुई, वो सब उनके पास आंकड़ा था, चुनाव के पास, सरकार के पास। इन्होंने कैसे 3 का आंकड़ा दे दिया इन अधिकारियों ने, और उसमें भाषा लिखी है, हम लोगों को धमकाने के लिए लिखी है कि अगर आप लोगों ने भ्रम फैलाया तो आपको ठीक कर देंगे हम। तो ये कौन सी बात हुई भाई? हमें बोलने भी नहीं देंगे। हमारे आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं, हमारे आंकड़े वो नहीं है, हमारे आंकड़े पॉलिटिकल आंकड़े नहीं है कि समाजवादी पार्टी के आंकड़े हो या कांग्रेस के आंकड़े हो। हमारे पार्टी अपने आंकड़े हैं, हमारे कर्मचारी संगठनों के आंकड़े। तो उसके बाद आपने इस अधिकारियों ने कहा चलिए कोई बात नहीं, मंत्री जी ने तो कह दिया कि साहब आपको विरुद्ध कार्रवाई कर देंगे, आपने इस तरह के आंकड़े दिए। भाई जमीन क्यों नहीं जा रहे हैं भाई? आप जिलों की सूचना, बीएसए की सूचना आपके जिले की है, आपके पास पहुंच चुकी है, 8 तारीख को पहुंच चुकी है। हमने जब हमारे संगठनों ने जब सूचना दी कि भाई 700 लोग हमारे डेथ हुए, उस सूचना की जांच तुरंत सरकार ने कराई, सारे जिलों को भेजी बीएसएस को कि भाई इसकी जांच करके भेजिए। बीएसएस ने जांच करके भेज दी कि हाँ साहब ये कोरोना का प्रॉब्लम है और डेथ कोरोना के कारण हुई है। फिर कहाँ दिक्कत आ गई थी इन 3 लोगों को रखने की? फिर ये क्यों इसकी मंशा खराब दिखाई पड़ी? सरकार की मंशा भी अब इसी में लगती है कि पैसा नहीं देना चाहते कि हम लोगों को जो हमारा तय हुआ वो भी नहीं देंगे आपको। 3 और 1600 में भारी अंतर है भाई, ये कैसे हो जाएगा? एक बात। दूसरी बात ये, इन्होंने कहा भाई साइनाइड की तरह इस्तेमाल करेंगे, इसको सरकार कह रही है, इनके अधिकारी कह रहे हैं कि भाई साइनाइड जैसे खा लिया कल ठीक हो गया, ये कल मर गया। कोरोना का जानते नहीं आप लोग क्या होता है कोरोना में, कैसे आदमी मरता है। आज टेस्ट होता है, उसके 20 दिन तक ऑक्सीजन लगती है, तब जाके मरता है। 2 तारीख को हमने मना किया, हम सुप्रीम कोर्ट तक गए, हमारे मुख्य सचिव स्टाफ को बात हुई, तमाम लिखा पड़ी, हमारी हुई, समझौता हुआ आपको उनके साथ में। उसके बाद भी कल दूसरे दिन कोई व्यवस्था नहीं की हमारी। हमने कहा भाई हमारे टीके लगवा देना। ये मनोज कुमार साहब हैं इनके प्रमुख सचिव,
उन्होंने कहा ठीक है तो हम लाइन से लगवाएंगे जैसे पब्लिक के लगते हैं। भाई हमको आज भौंक रहे हैं, हमको वहां ले जा रहे हैं, अगर टीके हमारे पहले लग जाएंगे तो क्या दिक्कत आ जाएगी? हमें तमाम ड्यूटी में आप लगाए हुए हैं, कोरोना का वॉरियर्स की ड्यूटी में लगाए हुए, कोरोना को सुरक्षित की ड्यूटी में लगाए हुए, अगर मुझे अलग से गली मिल के टीके लग जाते तो कौन सी आपत्ति? कब से नहीं, हरिकिशोर तिवारी जी, मतलब कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें जो लापरवाही है वो अधिकारियों के स्तर से है, चूंकि आंकड़े जो आप लोग दे रहे हैं ना उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। ये कहते हैं कि 3, अब ये आंकड़े तो ये अधिकारियों ने ही वहां तक बताए होंगे, क्या आप लोगों को कारण बताया गया? क्योंकि आप जो बात बता रहे हैं कि इतने भारी संख्या में लोग संक्रमित हुए और उनकी जान गई, लेकिन वो आंकड़ा सिमट कर सिर्फ 3 तक कैसे रह गया? इसको लेकर के क्या कहा गया अधिकारियों की तरफ से? यही मैं कह रहा हूं ना कि अधिकारियों ने अधिकारियों की बात नहीं मानी। जो अधिकारियों ने भेजे इनके पास बीएसएनएल जो हमने आपको दी है, सबको दी है, मैंने जारी की है, वो सारे अब तक नहीं माने इन्होंने। और उसके बाद अपनी एक रिपोर्ट बनाई वहां से और उठाकर खुश करने के लिए, मंत्री को, सरकार खुश करने के लिए। मैं समझता हूँ कि मंशा है कि कम से कम लोगों को पैसा देना पड़े। आज मेरा ये आरोप इनके ऊपर है, इसलिए अधिकारी अपने नंबर बढ़ाने की ऐसा कर रहे हैं, सरकार को गुमराह कर रहे हैं। और मंत्री जी ने उसके ऊपर दे दिया। भाई मंत्री जी को नहीं देना चाहिए था उसके ऊपर। चलिए, कुल मिलाकर के ठीक है, आपने जो बात कही उसका जवाब हरीश जी से मैं लूंगा, लेकिन अभिषेक वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। अभिषेक वाजपेयी जी, आंकड़े अपनी तरफ हैं लेकिन सरकार के आंकड़े अपनी तरफ हैं, क्योंकि अधिकारी ये कह रहे हैं कि सिर्फ 3 लोग ऐसे हैं जो कि चुनाव ड्यूटी के दौरान उनकी जो है वहां पर मौत हुई है। कैसे देख पा रहे हैं इन परिस्थितियों को? क्योंकि हरीश जी ये कह रहे हैं कि अभी ऐसा नहीं है कि फाइनल डाटा है। मुख्यमंत्री ने आज भी कहा है कि इसको लेकर के आगे भी जो तमाम स्थितियां हैं उसकी समीक्षा की जाए, और जो लोग हैं या जिनकी मौत हुई है, जिनके आश्रित परिवार हैं, उनको हम लोग नौकरी देंगे। क्या आश्वस्त हैं आप इस बात से? देखिए, ये जितने भी लोग, हेलो जी अभिषेक जी मैं सुन रहा हूं जी। अगर आप देखिए, डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने जो बयान दिया, बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना बयान। इसका मतलब आप उन अधिकारियों पे भरोसा कर रहे हैं, और जो शिक्षक संघ है, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के जो लोग हैं, जो आपको डेटा दे रहे हैं कि 1621 लोग जो शिक्षक थे वो गौलोकवासी हो गए हैं, जिसमें से मैं चुनौती दे रहा हूं पूरी भारतीय जनता पार्टी को, 1618 शिक्षकों जो कर्मचारी हैं उनको जिंदा साबित कर दें। आखिर सरकार के कहने पे इस त्रासदी में आपने अगर चुनाव ना कराए होते तो क्या उनको जाने की जरूरत पड़ती? वहां पे वो अपने घर से जाते वहां पे चुनाव की अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए। उन्होंने आपकी बातों पे विश्वास करके आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए वो वहां पे गए, ड्यूटी किए। और आज अधिकारियों पे यही नतीजा है कि आप अधिकारियों पे सिर्फ भरोसा करते हैं, आप नीचे के स्तर को नहीं देखते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। आखिर द्विवेदी जी को ऐसा बयान देने की जरूरत क्या पड़ गई? उन्होंने क्या एक बार भी ये नहीं सोचा कि आखिर 3 का आंकड़ा अधिकारी दे रहे हैं और जो संगठन दे रहे हैं 1621 का आंकड़ा, उसमें इतना अंतर क्यों है? इस बारे में उनको सोचना चाहिए था। इस वक्तव्य को प्रेस करने से पहले उनको सोचना चाहिए था। लेकिन उनके अपने जितने भी अधिकारी थे जो उनकी गोद में बैठे हुए हैं, उनकी बातों को मानना जरूरी था और सिरे से नकार दिया। मतलब जो लोग आपके ऊपर आश्रित होकर के कोरोना महामारी के उसमें मृत्यु प्राप्त हो गई, उनको गौलोकवासी हो गए, आप उन लोगों के लिए हम उनका परिवार हक भी नहीं मांग पा रहा है, बताइए। मतलब आपने सिरे से मना कर दिया। मेरी ढपली मेरा राग, जिस इनकी लाठी है इन्हीं की भैंस के हिसाब से काम चलेगा, क्योंकि सरकार तानाशाही पे उतर करके आई हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब अगर अपना हक मांगेगी, जो संगठन अपना हक मांगेगा, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाएगा। इनके ही विधायक कहते हैं, ये हम नहीं कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग 1618 लोग जो गोलोकवासी होंगे, उनके परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। इनको उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, वंशराज दुबे जी, आपका भी एक रिएक्शन चाहूंगा। एक तरफ तो 1621 का आंकड़ा है जो कि शिक्षक संघ या उनकी तरफ से कहा गया, दूसरी तरफ सरकारी आंकड़ा ये है कि भाई 3 लोगों की मौत हुई है। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए आयुष जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां इस वैश्विक महामारी में एक तरफ सरकार जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके जीवन के साथ, दूसरी तरफ संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पार कर चुकी है। मैं पीड़ित हूं, मैं चीख चीख के कह रहा हूं कि मेरा परिवार उजड़ गया है। 1621 जो परिवार उत्तर प्रदेश में तमाम चैनलों ने दिखाया, तमाम पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली कि वो चीख रहे, उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं और वो चीख चीख के बता रहे हैं। आपके चैनलों ने भी दिखाया कि हमारे पिताजी ड्यूटी पे गए थे,
और कोरोना महामारी हुई और एक्सपायर कर गए। आपको उनकी आंसू नहीं समझ में आता, आंसू नहीं दिखता आपको। और आयुष जी, हद तो तब हो जाती है, आप जरा बताइए कि चुनाव से ठीक पहले, चुनाव के दौरान ही मुझे याद आ रहा है कि हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को हाई कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किया था कि आप कम से कम 5 जनपदों में, जिसमें लखनऊ था और तमाम अन्य जनपद थे, कि आप लॉकडाउन लगा दीजिए। इस समय स्थितियां बहुत भयावह हो रही हैं। उस समय तो आदित्यनाथ जी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक रहेगा, सब कुछ अच्छे से होगा, क्योंकि आपकी प्राथमिकता लोगों की जान बचाने की न तब थी, न अब है, न आगे होने वाली। उस समय भी आप बंगाल के चुनाव में बिजी थे, आप असम के चुनाव में बिजी थे, और आप उत्तर प्रदेश में जो जिला पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा था, उस समय आप उसमें बिजी थे। दूसरा, आप मुझे बताइए कि जब फ्रंट लाइन वर्कर जितने लोग हैं, सबका टीकाकरण हो रहा था, जो लोग जिनकी भी चुनाव में उस समय ड्यूटी लगी थी, उन सबका टीकाकरण हो रहा था, और हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, शिक्षक संघ के अध्यक्ष जी भी बैठे हैं। जब आप सबकी मांग थी कि भाई साहब हम लोग को भी, जब आप उस महामारी में ढकेल रहे हैं, तो कम से कम टीकाकरण तो हमारा कर दीजिए। सरकार क्या कह रही है कि आप तमाम जैसे आम नागरिक लगवाते हैं टीका, वैसे आप लगवाइए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार सीधा केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों जिम्मेदार है। और हम लोगों ने मांग की है, आयुष जी, हम लोगों ने मांग की, बहुत पहले ही मांग की थी कि जो भी पीड़ित परिवार है, जो हमारे 1622 शिक्षक इस कोरोना वैश्विक महामारी की चपेट में आए ऑन ड्यूटी के दौरान, और जिनकी मृत्यु हो गई, सरकार 1 करोड़ रुपए का मुआवजा राशि और उनके परिवार में एक सदस्य को नौकरी दे। अन्यथा हमने तो लिस्ट देखी है, और हमारे तमाम जो पदाधिकारी हैं, जनपदवार हम लोग परिवारों से मिलने जा रहे हैं, और उनकी पूरी लड़ाई ठीक है। चलिए हरीश जी, आप देखिए, आप सबकी बात को सुन रहे हैं, खैर ठीक है, लेकिन हरिकिशोर तिवारी जी ने जो बात कही है, खासतौर से उन्होंने अधिकारियों को लेकर के और उनके व्यवहार को लेकर के भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, एक पत्र का भी हवाला दिया कि उसके अंदर जो शब्द हैं या जो भाषा है उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया गया। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि जो मंत्री हैं, आखिर वो अधिकारियों की बात को इतनी आसानी से कैसे मान ले रहे हैं। शिक्षक कर्मचारी संघ भी तो कह रहा है ना कि हमारे पास भी 1621 का डाटा है, उसको वेरीफाई क्यों नहीं करवाया गया, क्यों हड़बड़ी में 3 लोगों की मौत हुई, इस बात को कहा गया। मैं चाह रहा हूं जवाब दें इसका। तो सतीश चंद्र द्विवेदी जी से बात नहीं हुई, लेकिन जैसा हरिकिशोर तिवारी जी की बात को मैंने सुना, मंत्री जी को यह अवश्य चाहिए था कि वो स्वतः हर जिले से संज्ञान लेते, ये नहीं कि अधिकारियों ने कोई फिगर भेज दिया और आपने उसको उसी को सही मान लिया। इसको स्वतः उनकी जिम्मेदारी बनती थी विभाग के मुखिया होने के नाते कि वो स्वतः इन सब चीज़ों को वेरीफाई करते। और अगर अधिकारियों का व्यवहार जैसा कि तिवारी जी बता रहे हैं, वो ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिम्मेदार अधिकारियों को और ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए। लेकिन और टीकाकरण निश्चित रूप से तिवारी जी की बात अपनी जगह पे सही है कि उनको जो भी कर्मचारी इस चुनाव ड्यूटी में थे, उनके लिए अलग टीकाकरण का प्रबंध होना चाहिए था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, और तिवारी जी स्वयं कर्मचारी संघ से जुड़े हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश किया है उसमें शिक्षक ही नहीं, जितने भी कर्मचारी या पुलिसकर्मी या अनुदेशक या शिक्षा मित्र, जो भी लोग इस ड्यूटी में रहे, और जो उन्होंने नियमावली में संशोधन करने की बात कही, उसको मद्देनजर ही रखे की है कि जो टाइम फैक्टर है, वो पूरा टाइम फैक्टर की जब से ट्रेनिंग से पहले से, जब से ड्यूटी में संसूचित किया गया और चुनाव के बाद तक की, वो पूरे टाइम फैक्टर को फ्रेम करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसको संशोधित करके और उस समय अवधि एक निर्धारित की जाए। उसके अंतर्गत जो लोग भी जो भी पीड़ित हैं, उनको सबको वो मुआवजा और नौकरी, ये जो भी सरकार द्वारा अनुमन्य है, तो सारी सुविधाएं उनको और राहत दिया जाए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है। तो उसमें सभी लोग, इस तरह की जिन लोगों की भी जो लोग शिकायत कर रहे हैं, देखिए विपक्ष को नहीं, लेकिन हरीश जी, फिर ये तो आप अपनी बात से मतलब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि बेसिक शिक्षा मंत्री को कम से कम इसको वेरीफाई करना चाहिए था, क्रॉस चेक करना चाहिए था। यहाँ पर चूक हुई है कि उन्होंने जो कहा कि यहाँ सिर्फ 3 लोगों की मौत हुई है, क्योंकि ये भी तो सरकारी ही आंकड़ा है ना जो उन्होंने रखा कि सिर्फ 3 लोगों की मौत हुई है। एक तरफ 1621 लोग हैं, दूसरी तरफ 3 लोग हैं, यहाँ पर चूक हुई है। आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं स्वीकार करता हूँ, कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई। उन्होंने जो भी उनका जिस भी चैनल से रिपोर्ट ली होगी, वो उसमें उनको पूरी तरह से सही तथ्य नहीं आए, और उनको स्वतः इन सब चीजों को हर जिले से इसको वेरीफाई करना चाहिए।
हरिकिशोर तिवारी जी, मुख्यमंत्री की तरफ से क्या निर्देशित किया गया है, और जो मुख्यमंत्री ने अभी निर्देश दिए हैं, क्या उसके बाद अभी आप आश्वस्त हो सकते हैं कम से कम? क्योंकि हरीश श्रीवास्तव जी तो कम से कम चैनल पर बैठकर तो इस बात को स्वीकार रहे हैं कि बेसिक शिक्षा मंत्री को कम से कम इसको एक बार वेरीफाई करना चाहिए था, ये बात नहीं कही जानी चाहिए थी कि सिर्फ 3 लोगों की ही मौत हुई है। मैंने आज एक आदेश वो मुख्य सचिव जी ने जारी किया, उसके बाद आज ही जारी किया। उस आदेश में ये फिर बात सब गायब हो गई। उसमें खाली उन लोगों की, जबकि मुख्यमंत्री ने कहा था और हम लोगों की जो बात हुई थी उसमें ये था कि जो भी कर्मचारी, चाहे संविदा का हो, चाहे मानदेय का हो, चाहे जैसा हो, उसने अगर ड्यूटी की है और उसकी अगर मौत हुई है तो उसको पैसा मिला। आप पढ़िएगा, 20 तारीख का चीफ सेक्रेटरी इस तक है, चीफ सेक्रेटरी साहब ने जारी किया है, और उसमें लिखा है कि सिर्फ राजकीय कर्मचारी और राजकीय शिक्षक उन लोगों की सूचियां आप लोग भेजिए जो लोग मौत हुई है। ये क्या भाई, फिर से वही बात हो गई, फिर से आधे लोगों को गायब कर दिया गया एक सेंटेंस में। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है भाई, जो बात हो रही है वो नीचे नहीं जा रही। अब स्वास्थ्य की स्थिति आज भी बनी हुई है, आज भी वही स्थितियां आई। तो इन स्थितियों से तो भाई बहुत खराब बात है। ये स्थितियां कहीं ना कहीं अधिकारी नीचे वाले प्रवेश कर रहे हैं उनको। और मैं तो कह रहा हूँ जब बीएसएफ की दो ही बात आती है ना कि बीएसएफ की लिस्ट, हमारी लिस्ट से जांच कराई गई, मुख्यमंत्री जी ने जांच कराई, मंत्री जी ने जांच कराई कि भाई 737 गलत है, सारे बीएसएफ ने लिख के दे दिया 5 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख में। उसके बाद कहां दिक्कत हो गई थी कि शासन ने 3 की लिस्ट जारी कर दी। ये कहीं ना कहीं घालमेल तो है। आज का ही पत्र पढ़ लीजिएगा आप, आज भी पत्र नहीं जारी हो पाया वो सही, आज भी उसमें दुविधा है। आधे लोगों को मिलेगा और आधे लोगों को फिर नहीं मिलेगा। तो ये कार्यक्रम में भी भाई विश्वास की कहीं गुंजाइश दिखाई नहीं पड़ रही है। नहीं, लेकिन हरिकिशोर तिवारी जी, अभी आप लोग क्या चाहते हैं? क्योंकि देखिए अभी मुख्यमंत्री ने तो जो बात कही, आपने कहा कि उसके अंदर भी वो जो निर्देश जारी किया गया उसके अंदर कुछ लाइन ऐसी ऐड कर दी गई है जो कहीं ना कहीं इसके अंदर संदेह को पैदा कर रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसकी जज से बाहर हो जाएंगे। तो अभी आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि अभी यही इस माध्यम से कम हरीश जी के ही माध्यम से उस बात को हम लोग पहुंचाने तक की कोशिश करें कि अभी भी जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं कम से कम उन तक ये मदद पहुंच जाए? हरीश जी, 2 बातें। एक तो हमने लिस्ट दी है, आप अपने बीएसएस से, मैं राज्य पर्सन का ही प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, हमारे पास भी, हमारे भी 1000 लोग तो अभी दिखाई नहीं पड़ रहे आपको। 1000 कर्मचारी अधिकारी हमारा भी मरा है। तो मेरा कहना यह है कि जो लोग मरे हैं उनकी सूचना विभाग बार आपके पास आ जाए। हमारी सूचना को मत मानिए, साथ में रख लीजिए। हो सकता है कि उनमें लोग छूट जाए, हम जो कहें उसको आप इंटरटेन कर लें, उसके ऊपर दोबारा जांच करें। आप अपनी सूची जिलेवार जारी करें, वो हमको देते जाए, हम उसको बताते जाएंगे कौन आदमी छूट रहा है। एक बात तो ये। दूसरा, ये जो आपने कहा कि सर साइनाइड की तरह इस्तेमाल होगा, ये नहीं इस्तेमाल हो सकता। वो आज कोरोना सबमिट 2 तारीख को हुआ, 2 तारीख को होने के बाद 5 दिन तक लगातार वो कहेगा कि भाई कोरोना हो ही नहीं। कोई आदमी पहले एक्सेप्ट नहीं करता कि मुझे कोरोना हो गया, वो भागता है गड़बड़। उसके बाद फिर उसको ऑक्सीजन लगती है, फिर वो होता है 20 दिन लगते हैं उसको मरना है। अगर 14 दिन का मिनिमम है, 14 दिन कि भाई 14 दिन में ये आइडेंटिफाई होगा, तो कम से कम चुनाव 2 तारीख को हुआ है, उसके बाद 14 दिन में अगर उसने कोरोना पॉजिटिव का सर्टिफिकेट ले लिया है, उसके बाद टेस्ट कभी भी हो सकती है, तो वो उसमें आ जाना चाहिए उसकी श्रेणी में। ये नहीं आप कह सकते कि नहीं साहब 2 तारीख को ही कोरोना का पॉजिटिव रिजल्ट होना चाहिए, 2 तारीख उसकी डेथ हो जानी चाहिए, परिणाम नहीं माना। हमारी जितनी डेथ हुई है वो 5 तारीख के बाद, 80% डेथ है जो जिसके बाद हुई है वो 5 तारीख के बाद हुई, क्योंकि 2 तारीख की ड्यूटी की है। तो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था, जिसको मुख्य सचिव महोदय से भी कहा था हमने, उसके बाद नहीं माना गया, तो उसके बाद ही डेथ शुरू हुई हमारी, और वो आधी से आधी। तो मेरा कहना यह है कि और हमारे लोगों को 50 लाख की जगह 1 करोड़ से माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है, तो 1 करोड़ की सुविधा मिलनी चाहिए। और जिस योग्यता का है, अभी क्या है शिक्षा विभाग में कि चाहे जो योग्यता रखी है आपको चपरासी बनाएंगे भाई, जो चपरासी बनाओगे, जबकि नियम यह है कि योग्यता जो है उसके तहत अल्पसंख्यक पद बनाएंगे हम। अल्पसंख्यक अनुकंपा निधि होती है, अनुकंपा होती है, तो अल्पसंख्यक पद बनाकर हम उसको उसकी योग्यता के अनुसार रखेंगे। लोकसेवा के पद छोड़ दीजिए, लोकसेवा की भर्ती नहीं होती, अनुकंपा है। लेकिन क्लिनिकल तक जाते हैं, शिक्षक तक जाते हैं, वहां तक भर्ती होनी चाहिए हमारी। जो लोग हमारे बीमार हो रहे हैं उनको मैंने मनोज सबसे भी कहा था कि सेक्रेटरी के सामने मैंने उल्टा सीधा बहुत बोला था उनको, मैंने कहा नहीं गलत बात बोल रहे हैं कि हमें जनरल लाइफ पड़ेगा। आज के आदेशों के तहत मैं भर्ती हुआ हूँ, तो हमें एक सेपरेट गली अपने अपने शहर में मिलनी चाहिए जहां हम अपना इलाज उस सेपरेट गली कर सके। वो एडीएम भी हो सकता है, प्रशासक हमारा कोई भी हो सकता है, जो हमें कम से कम बेड दिला दे, हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर दिला दे। और हमारे परिवारों में भी वो स्थितियां आ गई, तो उनको कम से कम एक सेपरेट गली मिलेगी। उनको एक दिमाग में रहेगा कि भाई अभी भी ड्यूटी लगाई है आपने हमारी, उसके बाद भी हमारी ड्यूटी लगा दी, तमाम सारे कोरोना को जज करने में, कोरोना की तमाम सारी चीजों में लगा दी। तो हम कहां तक झेलेंगे इसको, मानसिक रूप से तैयार नहीं अच्छी तरीके। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर ये करके दिखाएगी सरकार और उन लोगों की सूची लेगी और उनको जो हमारी सूची उसको मिलान करेगी, बीएसएफ की सूची मांगेगी, मानेगी, डीए की सूची मानेगी,
जो नीचे से आई हुई है उनको दरकिनार नहीं किया जाएगा, और इन अधिकारियों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, तीन अधिकारी जिन्होंने ये जारी किया लेटर। तो इस तरह की अगर कार्रवाई होगी तो हम लोग मानेंगे, कहीं ना कहीं विश्वास की बात है। इस लेटर को मैं फिर से कहूंगा कि आज जो लेटर चीफ सेक्रेटरी महोदय ने जारी किया, इसको फिर से आप लोग पढ़ लीजिए। लेटर बिल्कुल गलत है, उसका संदेश गलत जा रहा है, फिर से मुख्यमंत्री की मंशा। चलिए, कुल मिला के आपने जो बड़ी बातें कही हैं, मुझे लग रहा है हरीश जी शायद इन बातों को पहुंचाएंगे भी। हरीश जी से भी मैं इस बात का जवाब लूंगा कि आखिर उनके पास अभी फिलहाल मौजूदा इसमें इसका क्या समाधान हो सकता है। लेकिन अभिषेक जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। अभिषेक जी, देखिए हरीश जी तो स्वीकार कर रहे हैं कि भाई देखिए होना चाहिए था, क्रॉस चेक होना चाहिए था, चूक हो सकती है। नहीं, ये बात मैं बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं हरीश जी ने कि बहुत बड़ा अपना दिल दिखाया, इस चीज को माना। लेकिन माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए क्षमा मांगनी चाहिए कि इतने सारे लोगों के परिवार की भावनाओं को आहत किया उन्होंने। और साथ में इनको चाहिए कि जो संगठन है उनके अध्यक्ष और महासचिव, इन सब लोगों के साथ बैठ करके वार्ता करनी चाहिए। जो भी जितने भी लोग गौलोकवासी हो चुके हैं तो प्राप्त उनके डेथ सर्टिफिकेट्स मंगवा करके उनको पूरी तरीके से वेरीफाई करें, और स्पष्ट तौर पे उसमें जो आदेश होनी चाहिए उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा चाहिए कि इन सभी लोगों के ये कंडीशंस के हिसाब से इनके परिवार को नौकरी दी जा रही है और ये मुआवजा इतना दिया जा रहा है। ये स्पष्ट तौर पे होना चाहिए, इसमें कहीं भी भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। और सबको जब भी हो सबको साथ करना चाहिए। कहीं ये ना हो कि 10 आदमी ने अपने हिसाब से जुगाड़ लगा करके पा लिए है या 50 आदमी इंतजार की कतार में लगे। और इनसे सबसे प्रमुख चीज, उन अधिकारियों को दंडित करना होगा जिन लोगों ने सरकार से झूठ बोला, जिन लोगों ने लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम किया है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वंशराज दुबे जी, कम से कम हरीश जी इस बात को तो स्वीकार रहे हैं कि चलिए चूक हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई फाइनल फिगर है या फाइनल डाटा है। मंत्री ने कहा 3 लोगों की मौत हुई है, मुख्यमंत्री ने निर्देशित भी तो किया है ना कि अभी और असेसमेंट करें। इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो घिनौना कार्य अधिकारियों के साथ मिलके माननीय मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने किया, उसके लिए वो क्षमा योग्य नहीं हो। अगर क्षमा भी मांगेंगे तो क्षमा से क्या मिलेगा भाई? अगर 1621 परिवार जो आज रात दिन बिलख रहा है, जिसकी पीड़ा न माननीय मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं, अभी आदरणीय तिवारी जी बता रहे हैं कि जो नीचे बातें होती हैं अधिकारियों द्वारा ऊपर पहुंचती ही नहीं। आपने पहली बार जब कोरोना आया तो आपने टीम 11 बनाई, उससे पता नहीं आप क्रिकेट मैच खेलते थे कि क्या करते थे। दोबारा आपने टीम 9 बनाई, अब इस बार खो खो खेल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। यानी कि अगर आप अपने विधायकों से ही डाटा एक बार कलेक्ट करवाते, जो तमाम 403 विधानसभाएं उत्तर प्रदेश में, या डीएम के माध्यम से अगर जो डाटा आपको आया है, तो आप उस डाटा को अगर खुद से वेरीफाई करते, तो सतीश चंद्र द्विवेदी जी जिस तरीके की एक तरीके से जो डिफेंस कर रहे हैं सरकार का, मुझे लगता है ये वो क्षमा योग्य कतई नहीं है। उनको नैतिकता के आधार पर पहले तो वो मीटिंग करें जो हमारे शिक्षक संघ है उनके साथ, कर्मचारी संघ के साथ, और उसके बाद नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा सरकार को दें, क्योंकि वो इस कार्य के लिए नहीं है। दूसरा, अगर आदित्यनाथ जी लगातार डेमोक्रेटिक सरकार न चला के ब्यूरोक्रेटिक सरकार चलाएंगे तो आयुषी ऐसी दिक्कतें तमाम आएंगी। और मैं बधाई देता हूं आदरणीय हरीश जी को कि जो बातें उन्होंने इस चैनल पे बैठ के आदरणीय तिवारी जी को, कर्मचारी संघ को और शिक्षक संघ को कही है, हम सबको बताया है, ये बात हरीश जी ऊपर तक पहुंचाएं और उस पर तत्काल कोई न कोई कार्रवाई। हरीश जी, ये हर बार मौका विपक्ष को कैसे मिल जाता है? ये जो प्रकरण हुआ, चूंकि आपने खुद स्वीकार किया कि कुछ चूक हो सकती है, लेकिन ये मौका मिल कैसे जाता है? क्या डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है अधिकारियों के ऊपर, या भरोसा इतना ज्यादा है कि उन्होंने जो कहा उस बात को एज इट इज मान लिया गया? मंत्री की अपनी खुद की भी जिम्मेदारी होती है। क्या ये मौका कहीं जानबूझ करके तो आपको नहीं लगता कि दे दिया जाता और विपक्ष अब इस पर राजनीति कर रहा है? देखिए, विपक्ष तो हमेशा केवल इस महामारी संकट में भी केवल वोट का अवसर खोजता है। आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में कुल 3 करोड़ की आबादी है। क्या दुर्दशा हुई लोगों की, ये शायद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को बखूबी मालूम है। लेकिन जहाँ तक इस विषय की बात है, माँ गंगा जो जिसको लेकर के बहती हुई शव आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिस बात को लेके, जिस मुद्दे पे विषय पे चर्चा हो रही है, मैंने तिवारी जी को कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश किया है, उस आदेश में सभी लोगों को कवर किया गया है। जैसा वो कह रहे थे, उसमें शिक्षक भी हैं, अनुदेशक भी हैं, शिक्षा मित्र भी हैं, राज्य कर्मचारी भी हैं और पुलिसकर्मी भी हैं।
जो लोग भी उस चुनाव ड्यूटी में थे वो सब लोग उसमें कवर किए गए हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये बात मुख्य सचिव महोदय को कही है कि उस नियमावली में संशोधन किया जाए जो राज्य निर्वाचन आयोग की है। उन्होंने ये कहा कि पंचायत राज के अपर मुख्य सचिव और निर्वाचन आयोग और चीफ सेक्रेटरी, ये तीनों लोग मिल करके उस नियमावली को संशोधित करके और फिर जितने भी लोग इसमें जिनकी जो भी कोरोना संक्रमित होकर के जिनकी जिंदगियां गई हैं, उन सबको जो राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य आर्थिक राहत है और नौकरी का प्राविधान है उसको देने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है उसका वो इन लेटर एंड स्पिरिट उसका अनुपालन कराएंगे। वो स्वतः में बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं और एक एक विषय को संज्ञान में लेते हैं। और ये मुझे लगता है कि ये जो वर्तमान में विवाद इसको लेकर के चल रहा था, इसके मद्देनजर ही उन्होंने जो राज्य निर्वाचन आयोग की जो नियमावली है उसमें संशोधन की बात कही है, ताकि सभी लोगों को, तो केवल एक निश्चित 2-3 दिन की अवधि की नहीं, बाकी जितने लोग इससे प्रभावित हुए उस चुनाव ड्यूटी में जाने के कारण जो भी, उन सब लोगों को इससे कवर हो। और नहीं, लेकिन हरीश जी ये कैसे होगा? देखिए, हर चीज में मुख्यमंत्री को या तो इंटरवीन करना पड़ता है या मुख्यमंत्री को खुद फ्रंट फुट पर आना पड़ता है। संबंधित विभागों के अंदर मंत्री तो इसीलिए होते हैं ना कि वो जो तमाम शिकायतें या दिक्कतें हैं उनका निस्तारण वो अपने स्तर पर कर सकें। अगर अधिकारियों की कही गई बात को बिना क्रॉस चेक किए या वेरीफाई किए जब देख रहे हो कि इतना बड़ा अंतर है, मतलब 1621 और 3 का आंकड़ा, ऐसे में मुख्यमंत्री को बार बार सामने आना, कहीं आपको नहीं लगता कि ये तो बैठे बैठाए इस तरीके का एक मुद्दा एक तो विपक्ष को भी मिलता है, दूसरा जो नीति आप लोग बना रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप तो सही मंशा के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो पहुंचता नहीं है और उसका नतीजा ये होता है कि इस तरीके के विवाद होते हैं या इस तरीके की बहस होती है। फिर अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वतः वो रिपोर्ट मांगी है, इन तीनों अधिकारियों को कहा है कि वो अविलंब इसको बना करके दें और उसमें जो भी लोग आएंगे वो सबको उसका वो राहत उनको मिलनी है। वो किसी एक विभाग और एक व्यक्ति की तक नहीं है, वो जितने भी कर्मचारी जिस भी विभाग के रहे होंगे वो सबकी संदर्भ में उन्होंने ये बात कही है। तो अब वो सब विषय अपने आप समाप्त हो जाते हैं। मुख्यमंत्री जी स्वतः उन चीज़ों को देख रहे हैं और वो जल्दी ही चीफ सेक्रेटरी साहब उसको इसकी नियमावली संशोधित करके और इस विषय में उनको रिपोर्ट देंगे। और तिवारी जी स्वतः चीफ सेक्रेटरी जी को मिलेंगे, मुझे लगता है तिवारी साहब को, तो वो अपने आप इन विषयों पे जो बात हुई उनकी चर्चा तिवारी जी को करना चाहिए। और मुझे लगता है इन सब विषयों का बहुत जल्दी ही समाधान होगा। जो मुख्यमंत्री जी की जो कार्यशैली है, जैसा उनका व्यक्तित्व है, वो किसी भी व्यक्ति को पीड़ा में नहीं देखते और उनकी संवेदना हर व्यक्ति के साथ है और हमेशा वो उसी संवेदना के साथ हर उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के साथ खड़े रहते हैं। हरिकिशोर तिवारी जी, आप कह रहे थे कि उसके अंदर कुछ अधिकारियों ने इस तरीके के क्लॉज बना दिए या कुछ लाइन उसके अंदर ऐसी लिखी हैं जिससे बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो उसकी जज से बाहर हो जाएंगे, लेकिन हरीश जी तो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, उसके अंदर सबको सम्मिलित किया गया है। आप भी जाकर के अपनी बात रख सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी को तो निर्देशित कर ही दिया है मुख्यमंत्री ने। बिल्कुल किया है, लेकिन जो उसके बाद उनके निर्देशित करने के बाद ही तो आदेश जारी हुआ। यही तो मैं कह रहा हूँ कि उसमें उन लोगों को सब कुछ छोड़ दिया गया जो संविदा पे है या जो मानदेय पे है और तमाम सारे लोग हमारे हैं, उनको सब कुछ छोड़ दिया। जबकि उस जियो में जो 8 मई का जियो है उसमें सब लोग थे, लेकिन आज जो सूचना मंगाई गई है वो खाली उन लोगों की मंगाई गई है जो ये है जो हरीश जी बता रहे हैं। तो उन लोगों को सब कुछ छोड़ दिया गया जो 8 मई के ऑलरेडी जियो में थे। तो इस तरह का कहीं ना कहीं विरोधाभास होकर आ रहा है, जो आदेशों को भी नहीं पढ़ रहे हैं, आदेशों को बना भी नहीं रहे। ये समस्या आ रही है। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? हरीश जी जवाब दें इस बात का। मुझे लगता है कि एक बार आप मुख्य सचिव को बात करेंगे तो ये आपके दिमाग में जो संशय है वो समाप्त हो जाएगा। और चूंकि मुख्यमंत्री जी का आदेश जो अभी कल का ही है, तो उस दिशा में तो अभी तो उस नियमावली में संशोधन करने के लिए जो उन्होंने कहा है इन अधिकारियों को, उसके लिए 2-1 दिन में ही वो अपनी उसको संशोधित करके माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत करेंगे। तो अभी किसी आदेश, तत्कालिक आदेश का मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा आदेश हुआ होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको लेकिन अभी तो नियमावली संशोधन करने की बात माननीय मुख्यमंत्री नहीं। लेकिन हरिकिशोर तिवारी जी मुझे बताइए ना, चूंकि मौजूदा दौर के अंदर, चूंकि अब कोरोना तो एक महामारी है, महामारी के दौरान हर चीजें आपकी जो चीजें हैं वो बदली हैं,
मुझे ये बताइए कि अभी मौजूदा दौर के अंदर जो नियमावली है उसके आधार पर हो सकता है कि असेसमेंट हो रहा होगा। नियमावली में संशोधन की बात कही गई है, तो हो सकता है कि जो बात आप कह रहे हैं कि जो तमाम जो कर्मचारी हैं जो इससे छूट जाएंगे, संशोधन के बाद हो सकता है कि वो उसके अंदर शामिल किए जा सकते हो। बिना संशोधन के उनको कैसे लाभ मिल सकता है, या मौजूदा दौर के अंदर अभी वो नियम के तहत उनको वो लाभ दिया जा सकता है? ये चीजें मौजूद हैं, अगर ये ऐसा है टेक्निकलिटीज तो थोड़ा समझाएं इसको, क्योंकि संशोधन की बात तो है ना, हो सकता है संशोधन के बाद उनको उसके अंदर शामिल किया जाए। उसमें अधिकारी बनाएंगे, उससे जिले वाले लोगों का कोई लेना देना नहीं है, जिले के अधिकारी का कोई लेना देना नहीं है। वो नियमावली 3 लोग बनाएंगे, नियमावली सेक्शन पूरा होता है, वहां से बनेगा, चुनाव आयोग जाएगा, चुनाव से अप्रूव होगा, और सरकार चाहती है चुनाव तुरंत अप्रूव कर सकता है। वो एक दूसरा प्रोसेस हो गया। अब हमको क्या कराना है, हमारी मंशा है कि कहां तक लोगों को लाभ देना है, ये दूसरा आदेश होगा। ये सरकार आदेश करेगी, अधिकारी आदेश करेंगे, चीफ सेक्रेटरी स्तर से आदेश होगा, जो विभागों में भी होगा, और वो उससे सूचना मांगेंगे कि भाई यहाँ की सूचना हमको दीजिए। वो सूचना सारी आ सकती है आज की तारीख में। जो लोग मैंने कहा 8 मई का आदेश है मनोज कुमार साहब का, जिसमें लिखा हुआ है कि इनको हम लाभ देंगे, लेकिन आज जो लेटर जारी हुआ मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद वो आदेश में वो लाइनें हट गई और वो सूचना नहीं मंगाई जा रही है तत्कालिक तौर पर, जो सूचना आनी चाहिए। या हमारी मंशा भी है और आज तारीख में आदेश में भी वो लोग इंक्लूड हैं, तो फिर उनको भी साथ में मंगाना चाहिए। भले आप बाद में सूचना, अगर आपका वहां से संशोधन न होता तो आप उसको डाल देते, तो वहां पर काम था, वो आपके पास सूचना तो नहीं। अब उसके बाद सूचना के बाद में हम फिर से पूरे प्रदेश से मंगाएंगे, दो सूचना एक विभाग से आएंगी, तो ये कहीं ठीक नहीं है। ये एक साथ ही सूचना आ सकती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ है, जो अधिकारियों की समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे काम करना है। दोनों को अलग अलग के काम करना पड़ेगा, नियमावली अलग चलानी पड़ेगी और सूचना अलग इकट्ठी करनी पड़ेगी। जब पहले की सूचना इकट्ठी हुई अभी तक नहीं मानी गई हमारी, तो आज सूचना मानी जाएगी तो कब उसको मानेगी। ठीक है, ये एक वैलिड पॉइंट हो सकता है। ठीक है, इसका जवाब मैं हरी जी से ले लूंगा। लेकिन अभिषेक जी मुझे बताइए, देखिए भाई नियमावली में संशोधन की भी बात कह रही है सरकार, तो ये भी कह रही है कि हम अभी भी इसका असेसमेंट कर रहे हैं, आगे जो लोग हैं इसके जद में जो भी हैं उनको हम उस संबंधित जो आश्रित हैं उनको नौकरी भी देंगे, मुआवजा भी देंगे। तो अब आपको नहीं लगता कि कम से कम ठीक है, अब कम से कम इस पर तो विवाद थम जाना चाहिए? देखिए, आने वाला टाइम, चुनाव में कितना टाइम बचा है ये आप भी जानते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है, हमें इस महामारी के समय जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो चुके हैं, सरकार को चाहिए तत्काल प्रभाव से उन लोगों के लिए कम से कम आदेश जारी करें। सबसे प्रमुख तौर पे ये बात करनी चाहिए सरकार को, कहीं संशय ना रखे। जैसे अभी अध्यक्ष जी ने बोला, तो वो ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं संविदा कर्मी बेचारे कहा जाएंगे, आपके कहने पे ही तो नौकरी पे गए थे, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तो इस तरीके से कहीं पे संशय सरकार ना रखे, और जो चीजें हैं नियमावली अलग चलाइए, जो डेटा आपको एकत्रित करना वो अलग चलाइए, तब जाकर के आप निवारण कर पाएंगे समस्या का। और क्योंकि आने वाले, जब हम, जैसा कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार झूठे आंकड़े जो पेश कर रही है कि टेस्टिंग में लोग नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं, लेकिन मौतों के आंकड़े चल रहे हैं, तो ये कब समाप्त होता है? तीसरी लहर भी आने वाली, ब्लैक फंगस का भी आप देख रहे हैं कितनी अपनी चरमता की ओर बढ़ता जा रहा है। उसके बाद टाइम पीरियड जब हम काबू पाएंगे तो उसके बाद चुनाव का टाइम आ चुका होगा। तो क्या होगा क्या नहीं, भविष्य में आप क्या करेंगे वो अच्छी अलग चीज है, लेकिन आपको चाहिए कि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप इसको अमली बना करके पूर्ण रूप से आगे काम कीजिए। जब आगे की चीज आएंगे तो आगे देखा जाएगा। वैश्राव दुबे जी, आपका भी रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि हरीश जी कह रहे थे कि भाई पहले अपना संभाल ले प्रदेश, यहाँ चीटाकशी करने से क्या होगा? नहीं, देखिए बिल्कुल हरीश जी का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा पूरे दुनिया में, पूरे देश में किसी से खतरा है तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी से है। लेकिन मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी जिस नियमावली का संशोधन का यहाँ पे हवाला आदरणीय हरीश जी दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आयुष जी, और अगर 1621 शिक्षक जो गुरु हैं, जो पढ़ाते हैं, जो बच्चों को राह दिखाते हैं, अगर उनकी कोई डिमांड है, उनकी कोई मांग है, अगर उनके अध्यक्ष, उनके संगी कोई मांग है, तो मुझे लगता है। चलिए वंशराज दुबे जी, मैं आपको रोकूंगा, आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं आ रही है। हरीश जी, मैं आपके पास ही आ जाता हूं। देखिए, दो अलग अलग विषय हैं यहाँ पे। हरिकिशोर तिवारी जी फिर उसी बात को कह रहे हैं कि देखिए डाटा कलेक्ट करना एक अलग विषय है, उसको आप जो उन्होंने पहला डाटा दिया उसी को अभी आप नहीं वेरीफाई कर रहे हैं, ना उसको मान रहे हैं आपके अधिकारी। दूसरा यह है कि नियमावली में संशोधन एक अलग विषय है। दोनों पैरेलल और सही तरीके से हो तभी सही मायने में वो जो मुआवजा है, वो जो आप उनको मदद देना चाहते हैं वो पहुंच सकती है। इस विषय पर सही तरीके से काम अधिकारी नहीं कर रहे हैं। हरीश श्रीवास्तव जी, देखिए मुझे लगता है कि जो तिवारी जी उनकी आशंका है, मैं उसको बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि चूंकि जो नियमावली है उसमें समय अवधि की बात है, मूल रूप से उसमें समय अवधि की बात है कि कितने समय से कितने समय के बीच
जो कर्मचारी ड्यूटी में थे, अगर उनकी मृत्यु हुई है तो उनको ये लाभ दिया जाना है। तो वो जब समय अवधि एक बार निर्धारित हो जाएगी तो उसी समय अवधि के तहत जो भी कर्मचारी इस ड्यूटी में थे तभी तो उसको डाटा आएगा कि जब उसकी समय अवधि निर्धारित हो जाएगी और तब जो डाटा आएगा उसमें कोई संशय हो तब तो बात ये प्रश्न उठता है। अन्यथा अभी तो एक हाइपोथेटिकल है और मुझे लगता है कि तिवारी जी को अगर इसमें किसी तरह का संशय है तो अपर मुख्य सचिव माननीय मुख्यमंत्री को, जो उनका माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है उसके प्रकाश में, और चीफ सेक्रेटरी साहब को, दोनों लोगों को मिल करके और अपना जो संशय है उस पर चर्चा करना चाहिए। मुझे लगता है कि संशय का कोई कारण नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कार्यशैली है उसमें जो वो कहते हैं उसको करते हैं और इसमें किसी तरह का संशय नहीं होना चाहिए। जो भी लोग पीड़ित हैं उन परिवारों की सरकार पूरी चिंता करेगी, पूरी मदद करेगी, आर्थिक भी और नौकरी के जो प्राविधान होंगे वो भी करेगी, ऐसा मेरा भरोसा है। और मैं तिवारी जी से भी ये आग्रह करूंगा कि जो अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल साहब हैं उनको और चीफ सेक्रेटरी साहब को मिल करके अगर उनके मन में कहीं कोई संशय है तो एक बार बिंदुवार उनको उस पर चर्चा कर लें। वंशराज जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, कंप्लीट करें। मैं अपने स्तर से भी इस बात को जिन लोगों को, प्रमुख लोगों तक स्वतः भी मैं चलिए हरीश जी, ये आपने बहुत बड़ी बात कही और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि कम से कम जो समस्या है उसका निराकरण हो और आप भी अपने स्तर से प्रयास करें ताकि इन लोगों को सही जो उचित मुआवजा है या अन्य जो अनुदान है वो मिल सके। वंशराज जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी। ने जो आरोप लगाया मैं उसी पे बोल रहा था कि योगी आदित्यनाथ जी अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या एक बात चैनल पे आकर अगर ये बात कह देते कि समय अवधि को ध्यान में रखते हुए एक संशोधन हो रहा है, संशोधन में जैसे ही होता है फिर हम 1622 परिवारों को बिल्कुल हमारी नजर है, हम उनको मुआवजा और नौकरी देने का काम करेंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जी पर आप टीका टिप्पणी करते हैं तो उसके पहले अपने गिरेबान में भी झांक कर देखिए आदरणीय हरीश जी। आप सोचिए कि अरविंद केजरीवाल जी ने तो वो निर्णय लिया जो हिंदुस्तान में किसी राज्य सरकार ने, इवन केंद्र सरकार ने भी नहीं लिया। आप सोचिए कि अगर आज दिल्ली में कोई भी परिवार, जिसके परिवार का कोई व्यक्ति अगर इस कोरोना महामारी में एक्सपायर हो गया होगा तो 50,000 रुपए मुआवजा सरकार देने का काम कर रही है। कोई वो कर्मचारी, कोई अधिकारी, कोई नेता की बात नहीं है। यानी जनता में किसी परिवार का अगर कोई शख्स जो है कोरोना से एक्सपायर हो गया तो 50,000 रुपए का मुआवजा है। किसी बच्चे की अगर कोई बच्चा अगर अनाथ हो गया है तो सरकार 25 साल तक पेंशन देने की व्यवस्था कर रही है। किसी परिवार में अगर कोई कमाने वाला एक्सपायर हो गया तो सरकार उसको पेंशन देने की बात कर रही है। आप टीका टिप्पणी करिए। आदरणीय केजरीवाल जी ने जिस तरीके की इस कोरोना महामारी में मैनेजमेंट किया है, दिल्ली सरकार ने मैनेजमेंट किया है, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश सरकार इस बात से सीख ले लेती तो आज थूथू नहीं हो रही होती। हर बंसराज जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जरा जो बोल रहे हैं उसको जरा सोच के बोलिए। तो वहाँ पे स्टेट डाल के जब गंगा की नदी के किनारे उसको छुपाने का काम करते हैं, दिखाते हैं। न भाषा की मर्यादा है न कोई समझ है। अरे क्या हालत कर दी थी उत्तर प्रदेश लोगों को ला करके बॉर्डर छोड़ दिया था। काम ये है कि केजरीवाल के बड़े गुणगान कर रहे हैं। चलिए हरीश जी, मुझे लग रहा है आपके ऑडियो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, आवाज भी आपकी कट कट के आ रही है, मुझ तक पहुंच नहीं रही, स्पष्ट नहीं है। एक एक करके अगर बोले तो थोड़ा बेहतर रहेगा। हरीश जी, क्या कर रहे थे आप वंशराज जी की बात में? जल्दी से रिएक्ट करें। पिछले साल अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश के लाखे लोगों को ला करके बांट किया और राजधानी है वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं। अरविंद केजरीवाल को कहते थे दूसरे राज्य के लोगों को हम इलाज को आप अभी नहीं पाएंगे चैनल आती है। बंसलाल दुबे किस तरह बात करते हुए योगी आदित्यनाथ से क्या तुलना है उनकी? 3 करोड़ का प्रदेश और 24 करोड़ का प्रदेश। आपको किसी चीज को जब बोलिए तो जरा तथ्यों को ध्यान में रखिए। जिस तरह का अरविंद केजरीवाल में बड़बोलापन है उसी तरह का बड़बोलापन आप अपने मत ढालिए, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश और दिल्ली की दोनों की परिस्थितियां अलग अलग है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, परिस्थितियां भी अलग अलग हैं, लेकिन उन परिस्थितियों के साथ बहुत कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो बदल सकती हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो कम से कम उसको सही करने के लिए भी जो व्यवस्थाएं हैं वो राज्य सरकार के स्तर से मुकम्मल
होनी चाहिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब शिक्षक संघ की तरफ से जो बातें कही गई या फिर बेसिक शिक्षा मंत्री ने जो बातें कही हैं, उस पर मुख्यमंत्री की तरफ से अब जो बात कही गई कि अब इसको असेसमेंट करना है, नए तरीके से नियमावली में संशोधन करके इसके अंदर या इसकी जद में जो आने वाले हैं उन तक इसकी सही और संभव मदद पहुंचानी है। देखना यह है कि मदद कब तक पहुंचती है और किस तरीके से इन सभी लोगों को सही मायने में ये मदद मिल पाती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।